चलो अच्छे शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की नई वीडियो है हमारी क्लास 10 से चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वे प्रश्न हैं जिनके बोर्ड परीक्षा में आने की 101% उम्मीद होती है और ये प्रश्न आपके बोर्ड के ही नहीं अदर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। एक ही प्रश्न कई कई तरीकों से पूछा जाता है। पहले आपसे पूछ लिया ओटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है, या पूछ सकते हैं कि ओटो वन बिस्मार्क कौन था और जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन करो। जैसे कि आप जानते हैं ओटो वन बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही ज्यादा रोल था। उसको जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता था। यह भी पूछ सकते हैं कि ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। तो ये सभी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी पहला प्रश्न है, उत्तर क्या हो जाएगा, कौन था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क सबसे पहले प्रशा का मुख्यमंत्री था। कौन था, प्रशा का मुख्यमंत्री था, इसे याद रखेंगे। और प्रशा का शासक कौन था, ये भी आप मुझे बताएंगे। नेशनल असेंबली किससे संबंधित थी। भंग होने के बाद जर्मनी में क्या हुआ, प्रशा के ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। जो प्रशा की नेशनल असेंबली, जब नेशनल असेंबली भंग हो गई, नेशनल कहते हैं जो 1848 में एक असेंबली का निर्माण किया गया था, एक संसद का निर्माण किया गया था, संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। जब वो भंग हो गई थी तो जर्मनी में जो प्रशा का ओटो वन बिस्मार्क था, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाल लिया था। बिस्मार्क के नेतृत्व में इसके क्या क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनसे 3 युद्ध हुए थे। तो इसी के नेतृत्व में इनसे युद्ध में क्या हुआ, प्रशा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो इतना याद रखेंगे इसके लिए कि ओटो वन बिस्मार्क प्रशा का प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रशा का जो ओटो वन बिस्मार्क है, इनके द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से जो युद्ध हुए उनमें प्रशा की जीत हुई। जैसी प्रशा की जीत हो जाती है तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। कब होता है, 1871 में होता है। 1871 में वर्साई का है फ्रांस में। वर्साई के एक समारोह में क्या होता है, प्रशा का जो राजा विलियम प्रथम है उसे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। वर्साई का महल में एक समारोह होता है, इसमें राजा होता है, राजा के मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद सभी लोग होते हैं। तो वहां पर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। 18 जनवरी 1871, डेट याद रखेंगे। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, जनवरी का मौसम है। तो हॉल ऑफ मिरर, जिसको शीश महल कहते हैं, वहां पर जर्मन राज्य के राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक हुई। जब भी कुछ तो बैठक होती है ना, तो इस सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। तो इंपोर्टेंट चीज हो गई, 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में अत्यधिक ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क सहित प्रशा के जो महत्वपूर्ण मंत्री थे उनकी एक बैठक होती है। और इस सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम, जो प्रशा के प्रधानमंत्री थे, प्रशा के सम्राट थे, सॉरी, उनके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जाती है। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में, इसी पर बस इतनी चीज है। इस प्रकार क्या हो गया, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेता है और जर्मनी का एकीकरण करने में इसको सफलता प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः यानी फाइनल रूप से बिस्मार्क ही जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था और उसने क्या किया था, इसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की सहायता से ही अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया था। किसकी सहायता से, प्रशा की सेना और जो नौकरशाही थी, इन्हीं की सहायता से एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के यूरोप पर क्या प्रभाव था। जो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका यूरोप पे क्या प्रभाव। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रांति के कारण क्या थे और क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो यहाँ पर हम प्रभाव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से प्रभाव पड़े थे। 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके फ्रांस पे ये प्रभाव पड़े थे। सबसे पहले फ्रांस पर प्रभाव, लुई वंश के शासन का अंत हो गया था। जब क्रांति हुई तो क्या हुआ, लुई वंश के शासन का अंत। अच्छा, क्रांति किस स्टेट में थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 1789 फ्रांस की क्रांति किस स्टेट में आरंभ हुई थी, किस दिनांक में शुरू हुई थी और क्यों हुई थी, इसका कारण भी बताएंगे आप मुझे। जो तत्कालीन कारण था उसको तत्कालीन कारण क्या था और आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो लुई वंश का शासन था, उसके अंदर किसका शासन की स्थापना हुई थी, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी।
किसकी स्थापना हुई थी? लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा जो भी सरकार बनाएगी, लोकतांत्रिक है तो गणतंत्र की सरकार बनी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बनी थी। उसके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। कैसे कार्य किए गए? लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी में क्या होता है? सड़कों का निर्माण हो गया, पुल बन गए, नहर बन गई, अस्पताल, स्कूल आदि जो भी जनता के भलाई के लिए कार्य होते हैं, ऐसे कार्यों का निर्माण किया। नंबर 3, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना से भरे हुए समाज की नींव रखी गई, यानी कि लोगों में समानता की भावना पैदा हुई, स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई, बंधुत्व आया, भाईचारे की भावना पैदा हुई, ऐसे समाज की नींव रखी गई। न्याय व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया गया और सभी के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। क्या हुआ? नवीन न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। एक गणतंत्र बनाया था, संविधान बनाया था, संविधान में कुछ न्याय के कानून बनाए गए और वे कानून सभी लोगों पर इक्वल रूप से लागू होते थे। नंबर 5, प्रभुसत्ता और राजतंत्र। प्रभुसत्ता क्या थी? राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। सबसे पहले कैसा शासन था? राजशाही शासन था, निरंकुश शासन था, स्वेच्छाचारी शासकों का शासन था, और वहां से निकल करके अब जो प्रभुसत्ता आ गई वो कहाँ गई? वो जनता में निवास करने लगी। नंबर 6, एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल क्या थी? फ्रांस की पुरानी संसद का नाम था एस्टेट जनरल। उसके स्थान पर सैकड़े नागरिकों के द्वारा नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को हम राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सभा। ये फ्रांस की संसद का नाम है। राष्ट्रीय सभा हम कहने लगे थे, तो राष्ट्रीय सभा का गठन कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा, फ्रेंच भाषा को कैसी भाषा? राष्ट्रभाषा, और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। आंतरिक आयात और निर्यात, जो देश के अंदर के शुल्क थे, देश के अंदर काफी सारे शुल्क लगते थे, उन शुल्कों को हटा दिया गया और वहां पे नाप और तोल, जो भार की, नाप की, तोलने की जो व्यवस्था थी वो भी एक समान लागू कर दी गई। नंबर 9, शासक और पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार बने हुए थे, यानी कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, ये अधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के समक्ष सबको समान माना गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। तो ये थे आपके जो फ्रांस में प्रभाव पड़े थे, जो फ्रांस में क्या क्या कार्य हुए थे। अब है यूरोप पर, यानी कि फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा था। फ्रांस की क्रांति से यूरोप में क्या प्रभाव पड़े थे? तो यूरोप के प्रभाव की बात करते हैं, तो जैसे जैसे फ्रांस में प्रभाव पड़े ऐसे यूरोप में भी प्रभाव पड़े थे। फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद को मजबूती मिली थी। किसकी मजबूती मिली थी? राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्य उदय होने लगे। लोकतंत्र सिद्धांत को विश्व आधार मिला, सभी को लोकतंत्र सरकार होने लगा। और लोकतंत्र क्या होता है? कि सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होनी चाहिए, इस विचार को बल मिलने लगा। यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा, जिसके कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और समानता के सिद्धांतों पर बल देने लगे। यूरोप के अन्य राष्ट्रों भी, जो यूरोप के और दूसरे राष्ट्र जो फ्रांस के पड़ोसी थे और अन्य राष्ट्र जहाँ जहाँ पता लगता था कि भाई फ्रांस में ऐसा हो गया, वे लोग भी मानव अधिकारों की मांग करने लगे। और यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र थे वो अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, जो यूरोप के निरंकुश राजतंत्र थे जहाँ पर क्रांतियां शुरू होने लगी थी, विद्रोह आरंभ होने लगे थे, उन्होंने अपने अपने क्रांतिकारियों का दमन करना, क्रांतिकारियों का विनाश करना आरंभ कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से थे, या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, फ्रांस की क्रांति का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ लेंगे आपसे। तो क्यों हुआ था आपको बताएंगे, इसमें 3 या 4 कारण आपको बताने चाहिए जो प्रमुख कारण थे। सबसे पहले फ्रांस में एक क्रांति हुई और जिसमें वहाँ पे किसका शासन था? लुई सोलह का शासन था। तो लुई वंश का वहाँ पे अंत हो गया और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई। क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अच्छा, क्रांति के कारण कई रूप से बता सकते हो आप, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण तत्कालीन बता सकते हो, या जो वहाँ के मेन कारण थे उन्हें भी ओपनली कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है अयोग्य शासक। अयोग्य शासक यानी कि राजनीतिक कारण में आता है। राजनीतिक कारण में क्या है? अयोग्य शासक है। फ्रांस की क्रांति का जो समय यहाँ पे कौन था? लुई वंश का शासन था, और जिसका शासक था लुई 14। अच्छा, ये आप बताएंगे कि लुई 14 गद्दी पर कब बैठा था? क्या बताएंगे? गद्दी पर कब बैठा था? गद्दी पर कब बैठा था, ये आपको मुझे बताना है कि लुई 14 गद्दी पर कब बैठा था, लुई 16 गद्दी पर कब बैठा था। चलिए, और कैसा शासक था ये? इतना अच्छा नहीं था, अयोग्य था, अदूरदर्शी था, जिद्दी था, कर्तव्यहीन था, जिसे नहीं पता था कि जनता के लिए मुझे क्या काम करना है, जनता की समस्याओं से अवगत नहीं था।
ये नहीं जानता था जनता क्या चाहती है, इसको पता ही नहीं था, कभी जनता के पास जाता नहीं था, जनता की बातें नहीं सुनता था, तो जनता के लिए सुधारों का पक्षधर भी नहीं था और अपनी निरंकुशता को ही कायम रखना चाहता था। क्योंकि क्यों कर चाहता था, ये पादरी और कुलीन होते उनके हाथों की कठपुतली भी था। तो इस कारण से जनता इसके विरुद्ध हो गई। जनता क्या हो गई, इसके विरुद्ध हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अपनी निरंकुशता को ही कायम करना चाहता था, जनता के सुधारों को नहीं चाहता था, इसलिए जनता इसके विरुद्ध हो गई। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण इसका मध्यम वर्ग हो जाता है। मध्यम वर्ग क्या है? यहाँ पे जब औद्योगिक क्रांति होने लगी तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग का उदय होगा। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, निम्न पदों पर कार्य करने वाले, ये सभी तीसरे स्टेज से संबंध रखते हैं, थर्ड स्टेज से संबंध रखते हैं, तीसरे वर्ग से संबंध रखते हैं। तो ये लोग उद्योग करने लगे, यानी इनकी जो विचारधारा थी, इनकी विचारधारा कुछ बदलने लगी। बदलने कैसे लगी? नवीन विचार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने लगी। और यह वर्ग लोकतंत्र का पक्षधर भी था, निरंकुश राजशाही का विरोधी हो गया। तो अब जनता जो थी वो इनके साथ थी और इन्होंने राजशाही की जब विरोध हुई तो उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त करने लगे थे। जनता ने भी पूरा समर्थन दिया, ठीक है भाई, हम भी नहीं चाहते, राजा तो बहुत खराब है, हमारा भला नहीं देखता, हमारा अच्छी चीजों को देखता ही नहीं है। चलिए अगला पॉइंट आता है आपका आम जनता की दयनीय स्थिति। आम जनता की जो स्थिति वो बहुत इतनी अच्छी नहीं थी। शासक या जो कुछ वर्ग और कुलीन वर्ग, ये लोग थे, इनका जो जीवन था बहुत विलासितापूर्ण था, और जबकि आम जनता की स्थिति बहुत दयनीय थी। यहाँ पे रोजी रोटी को भी तरस रहे थे, उन्हें अपनी रोजी रोटी भी नहीं मिल पा रही थी, ये कारण था। चौथा पॉइंट हो गया आपका मजदूर वर्ग की दुर्दशा। क्या है? मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हो गए तो उनमें मजदूर कार्य करने के लिए उनके लिए जो स्थिति थी वो भी अच्छी नहीं थी। उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके काम के घंटे भी निश्चित नहीं थे, ना उनको उचित वेतन मिलता था, महंगाई बहुत ज्यादा थी। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार भी हो जाता था तो उद्योगपति भी उसे क्या करते, मुआवजा वगैरह नहीं प्रदान करते थे। तो इस कारण से भी जो मजदूर वर्ग था इसमें असंतोष था और मौका आते ही यह वर्ग भी क्रांति का पक्ष लेने लगा था। समझ गए होंगे? चलिए अगला पॉइंट है दार्शनिकों का प्रभाव। अब जो दार्शनिक आए, रूसो, दार्शनिक कौन थे? रूसो, मोंटेस्क्यू, इनका प्रभाव भी आने लगा था। तो चलिए नंबर 5 दार्शनिक। जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, जनता के प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमी, फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करा दिया और जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया और जनता क्रांति करने के लिए अवसर। यहाँ पे आप उदाहरण भी लिख सकते हो। उदाहरण के लिए कौन कौन से हो गए? एक हो गए रूसो और दूसरे हो गए मोंटेस्क्यू। रूसो, मोंटेस्क्यू। रूसो ने अपनी किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मोंटेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने अधिकार विभाजन पर कार्य किया था। चलिए नंबर 6 पॉइंट हो जाता है आपको स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय जो फ्रांसीसी सरकार थी उन्होंने लोगों क्या क्या था, लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, जैसे कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे, क्योंकि वहाँ का जो धर्म था कौन सा था आप मुझे बताएंगे, ठीक है? वहाँ के धर्म को मुझे आप बताएंगे फ्रांस में कौन सा धर्म माना जाता था। जो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थे उन पर अत्याचार होते थे। सरकार ने न्याय और स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेत दाकाशे, बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र जारी कर दिए थे, जैसे भारत में रोलेट एक्ट हुआ था। तो लेत दाकाशे, बिना कारण बताए आदेश जारी करके स्थिति को और भी भयानक कर दिया था। जनता में असंतोष की भावना जागृत हुई और क्रांति मार्ग पर आगे बढ़ गए। तो ये कुछ मार्ग कारण थे। एक ले सकते हैं आप तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था आपका, बताओ बताओ, सोचो जल्दी सोचिए क्या था। फिर हम आपको बताते हैं। जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल, स्टेट्स जनरल, स्टेट जनरल का जो अधिवेशन हुआ था, स्टेट जनरल का अधिवेशन, यह तीसरा में वो इम्पोर्टेंट कारण था। और कौन सा था? बिल्कुल तत्कालीन कारण। कब हुआ था? 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। स्टेट जनरल का अधिवेशन ही क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो नेपोलियन का पूछा गया है, ध्यान रखिए। किसका पूछा? नेपोलियन का पूछा गया आपसे। नेपोलियन कौन कौन से बदलाव किए? नेपोलियन किससे संबंधित था? नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। तो नेपोलियन ने जैसे ही फ्रांस की गद्दी संभाली थी 1804 में, वहां का शासक बना था। उसके बाद उसने फ्रांस के आसपास के क्षेत्र थे, पोलैंड, जर्मनी, यहाँ पर अधिकार करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने अपने क्षेत्रों में मिला लिया था। तो उनकी बात आई यहाँ पे। नेपोलियन नियंत्रण में जो क्षेत्र है वहां उसने अनेक सारे सुधारों की शुरुआत की। सबसे पहले सुधार था उसका प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, जो धार्मिक व्यवस्था चल रही थी उसको नष्ट कर दिया। तो जो प्राचीन
व्यवस्था थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, किसके साथ भेदभाव किया जा रहा है उन सबको नष्ट कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें बदलाव करना था। क्यों करना था बदलाव? उसे बदलाव इसलिए करना था कि वह सामाजिक समानता स्थापित रखना चाहता था। तो जब वह सामाजिक समानता स्थापित करना तो उसने निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के जो भेद थे, जो अंतर था, उन्हें जो शक्तियां प्रदान की गई थी, जो अधिकार प्रदान किए गए थे, उनको समाप्त कर दिया। नंबर 3, 1804 में जो नेपोलियन संहिता बनाई, इसको नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। 1804 की जो नागरिक संहिता बनाई गई, इसके आधार पर जो जन्म से आधारित होते थे ऐसे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए और कानून के समक्ष सभी को समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। समान कर प्रणाली लागू की गई, यानी कि सभी जगह सभी को समान कर देना पड़ेगा, सभी लोगों को देना पड़ेगा। और प्रतिष्ठा मंडल, प्रतिष्ठा क्या होता है? जब किसी को सम्मान करते हैं तो एक आयोग का गठन किया, इसको प्रतिष्ठा मंडल कहा जाता है। उसके द्वारा जो विद्वान होते थे, कलाकार होते थे, देशभक्त होते थे, उन्हें सम्मानित किया गया। अगला, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। कि डच में, डच कौन सा होता था? नीदरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में क्या किया इन्होंने? प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। अगला, नंबर 6, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और जो किसान थे उन्हें भूदास यानी जो गुलाम किसान बनाए थे या जागीरदारी शुल्क से, इन शुल्कों को बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। शहरों में जो कारीगर के सैन्य संघ थे उनका नियंत्रण बहुत ज्यादा हो रखा था, तो उसे भी हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए गए। आर्थिक सुधार के उद्देश्य बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना कर दी गई? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। और क्या किया? अब इतना कुछ करेंगे तो कुछ तो होगा ना। फिर आते हो उससे दंड विधान को कठोर बनाया, यानी कि यदि कोई गलत काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा। जूरी प्रथा, न्याय प्रथा और मुद्रित पदों को पुनः प्रारंभ कर दिया। शिक्षा की उन्नति की, उसने शिक्षा में भी विशेष योगदान दिया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की और जहाँ पर क्या पढ़ते थे? लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान और गणित को मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती थी। और कैथोलिक धर्म को ही राजधर्म बनाया। इस धर्म को फ्रांस लोग पहले से मानते थे। कौन सा धर्म मानते थे? कैथोलिक धर्म को मानते थे। तो इस धर्म को राजधर्म बना दिया गया। चलिए अगला है, हाँ, तो इस प्रकार से क्या हुआ? किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों को नई नई आजादी को उन्हें मिली थी। अगला प्रश्न आपका, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ये भी पूछा जाता है। इटली और जर्मनी दोनों दो एकीकरण आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है। दोनों में से एक के चांसेस इस बार पक्का पक्का है, क्योंकि 2223 में पूछा गया था। यह प्रश्न दो तीन तरीके से पूछा जाता है। एकीकरण पर प्रकाश डालिए, प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तीनों नेताओं के नाम बताइए, या इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, सबसे पहले इसी को सुन लेते हैं। इटली कितने भागों में विभाजित था? इटली इस समय 7 भागों में विभाजित था। तो हम लिख सकते हैं कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में? अनेक वंशानुगत राज्यों में, और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटावली भाषा, इटावली भाषा इनके इटली की जो मेन भाषा होती थी, पूरी इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर उसके अनेक रूप प्रचलित थे, यानी कि वो भाषा ही थी, क्षेत्रीय भाषाओं में डिवाइड हो चुकी थी। 1830 के दशक में जूसेपे मेसी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, और उसने क्या किया था? इसके लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। कब किया था? 1830 के दशक में किया था। चलिए अगला देखिए, 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे, उसके कारण से भी इतालवी राज्यों में, इताली यानी कि इटली के राज्यों में बिखराव आ गया था। उसे संगठित करने के लिए सार्डिनिया, पीडमंट के शासक, सार्डिनिया और पीडमंट के शासक थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये लोग आगे आए थे। सार्डिनिया पीडमंट का प्रधानमंत्री था कावो। कावो ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। फ्रांस और सार्डिनिया पीडमंट के बीच में कूटनीतिक संधि भी की गई थी। सार्डिनिया पीडमंट के बीच में कूटनीतिक संधि की गई, जिसके कारण से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। 1859 में सार्डिनिया पीडमंट में क्या किया? ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। जूसेपे गैरिबाल्दी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया था। किसके नेतृत्व में? जूसेपे गैरिबाल्दी के नेतृत्व में। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि इटली की क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो इटली की क्रांति का नेतृत्व कौन था? वह था जूसेपे गैरिबाल्दी। नंबर 7, 1860 में दक्षिण इटली के और दो सिसिलियों के राज्यों के बीच सार्डिनिया पीडमंट के सैनिकों ने प्रवेश कर दिया, और जहाँ पर किसानों की मदद से ही वे स्पेन को पराजित कर चुके थे। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ पे रोम बचा हुआ था। बाद में जब रोम का आ गया 1870 में, यह एकीकरण भी पूरा हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है,
जूसेप्पे मैसिनी के विचारों पर प्रकाश डाले। जूसेप्पे मैसिनी कौन था? तो जूसेप्पे मैसिनी भी इटली का क्रांतिकारी था। कौन था? इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म कब हुआ था? 1807 में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। किसी के बारे में जब टिप्पणी लिखते हैं तो उसके जन्म के बारे में बताना थोड़ा जरूरी होता है। तो वह कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, क्या कार्य किया था। तो वो बचपन में वो क्या होता है, शुरुआत में वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। लेकिन इसके साथ ये कहानी हो गई 24 की, जब इसकी एज 24 वर्ष की थी तो लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बाद उसने क्या किया, चलो देश से बहिष्कृत कर दिया, कोई बात नहीं, अपने जो इसका एम था, जिसका उद्देश्य था, अपने देश से पीछे नहीं हटा, तो इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसके बाद भी ये लगा रहा, ठीक है वो मुझे कुछ करना है। तो पहला था मार्सेई में यंग इटली, मार्सेई में यंग इटली का गठन किया। दूसरा क्या, बर्न में यंग यूरोप का गठन किया। इनमें सदस्य कौन होते थे? इनके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में जो उनकी विचारधारा रखते थे, जिनकी राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, जिनको राष्ट्र राज्य की विचारधारा थी, ऐसे युवा इनके सदस्य बनने लगे थे। मैसिनी का विश्वास भी था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई था। कि ईश्वर ने कहा था जो राष्ट्र है वो मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई था, ऐसा इनका विश्वास था। इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। ऐसा भी सोचता था कि जब तक इटली का एकीकरण नहीं होगा तब तक हम इटली को मुक्त नहीं करा सकते। राजतंत्र का घोर विरोधी था, राजतंत्र का बिल्कुल विरोधी था ये। और इसी के मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बनने लगे थे। इसी के कारण मैटरनी कौन था? मैटरनी ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिन्होंने वियना संधि की थी। वियना संधि का जो सॉरी जो नेपोलियन ने सुधार किए थे, उन सुधारों को, उन बदलावों को समाप्त कर दिया था और एक रूढ़िवाद शासन व्यवस्था आरंभ की थी। और मैथन जो थे वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और राज व्यवस्था के समर्थक थे, यानी कि राजतंत्र के समर्थक थे। उदारवाद के घोर विरोधी थे। तो इन्होंने इसके बारे में कहा था, मैटरनी ने किसके बारे में कहा था? मैटरनी ने कहा था जोसेफ मैसिनी के बारे में कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, यानी कि उन्होंने मैसिनी को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। चलिए आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।